नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, लास्ट वीक हमने बात की थी ऑन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअली मोस्टली हमने इस्लामिक फाइनेंस ही कवर किया था, राइट? हमने इस्लामिक फाइनेंस के 4 या 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे: मुशारका, मुदारबा, मुराबहा, इजारा, स्कूप्स। 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, राइट? कुछ उसके क्रिटिक्स थी, कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे जो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं, वो देखे थे, वो डिस्कस किए थे। अब आई वांट टू गिव अ बिट ऑफ टाइम टू जो मोर ट्रेडिशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? ये तो चलो उस तरह की चीज़ें ना जो अब आके इम्प्लीमेंटेशन मॉडर्न इस्लामिक फाइनेंस में आई हैं। What has historically been the economic system of an Islamic state or an Islamic society, right? और उसमें अच्छा, let me throw this question to you guys. What do you guys think कि क्या क्या इसमें क्या क्या शामिल है? नंबर वन मोस्ट कॉमन इस्लामिक इकोनॉमिक construct कह लो, obligation कह लो, ज़कात, right? What else? Guys, quickly सोचो सोचो, और क्या होता है? कभी कुछ ना कुछ सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा। सदका, सदका मोर ज़कात की सुना, चलो लेट्स टेक इट। बैतुल माल, वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट कि आपकी स्टेट की बेसिकली ट्रेजरी जो होती है, दैट इज योर बैतुल माल। व्हाट एल्स जो किसी को बताओ अबाउट एनी थिंग रिलेटिंग टू इस्लामिक इकोनॉमिक्स? चलो द रेस्ट आर स्लाइटली लेसर नोन थिंग्स, तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक? लेट्स स्टार्ट विद ज़कात, ठीक? ज़कात, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इट इज। हम सबको पता है, लेट्स जस्ट क्विकली रिपीट। ज़कात एट इट्स वेरी कोर इज के अगर आपके पास wealth idle पड़ी हुई है, right? Wealth that you're not using, it's sitting unused for 1 lunar year, तो उस पे एक 2.5% का टैक्स लगेगा, और वो टैक्स आपसे लिया जाएगा, मतलब जिसके पास वेल्थ होगी उससे लिया जाएगा। और जो उसके 8 रिसिपियंट्स मुकर्रर कर दिए कुरान ने कि वो उनको दिया जाएगा, ठीक है? दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात, ठीक? अच्छा, अब ज़कात का ये तो कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम अ वेरी पर्सनल व्यू ना, कि एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को क्या किस तरह अफेक्ट करती है ज़कात। इसके अगर आपके पास निसाब से ऊपर पैसा है तो आपके उस पैसे पे ये टैक्स लगेगा, और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप नीडी हैं या व्हाटएवर, आप उसके रिसिपिएंट से फॉल करते हैं, तो आपको पैसा मिल जाएगा, राइट? वेरी लिटरल सेंस, वेरी स्मॉल बेसिक इंडिविजुअल सेंस में ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन एन इकोनॉमिक स्केल, ऑन अ मैक्रो इकोनॉमिक स्केल, कि ऑन एन एंटायर इकोनॉमी या ऑन एन एंटायर सोसाइटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें व्हाट रोल डज ज़कात प्ले, राइट? इसमें एक बात तस्करा पहले हो चुका है, आई थिंक इन आवर फर्स्ट इकोनॉमिक सेशन, कि ज़कात का एक बेनिफिट कह लो या एक कॉन्सिक्वेंस जो पॉजिटिव साइड पे जाता है आपका, वो बनता है क्या? किसी को याद है? जस्ट 2 वीक्स अगो हमने बात की थी। यस जिले। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, एक तो ये था कि ये डेब्ट साइकिल को तोड़ देता है, और दूसरा ये है कि ये रिसेशन या और इन चीज़ों को बहुत बढ़ने नहीं देता। यानी हर चीज़ एक प्रॉपर सर्कुलेटेड फॉर्म में चलती रहती है, नीचे तक पहुंचती रहती है। राइट, तो अब मेरी आवाज़ आ रही है? यस, अभी आई है। ओके, गुड। तो बिल्कुल जो बात जिले ने की, कि बेसिकली वेस्ट का एक बहुत, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन फॉर इंटरेस्ट क्या है, कि जी अगर आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे तो, या सॉरी नॉट फॉर इंटरेस्ट, फॉर इन्फ्लेशन क्या है, कि जी अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी तो लोग पैसा होल्ड करके रखेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, राइट? पैसा खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी।
ज़कात क्या करता है? इट एक्टिवली डिस्करेजेस होर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप होर्ड करके रखेंगे पैसा अपना, तो यू विल लूज इट टू ज़कात। वो एवरी ईयर 2.5% 2.5% डिक्लाइन होता जाएगा, राइट? तो दिस इज वन मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कि विदाउट पेनलाइजिंग द जनरल पब्लिक, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होता है? जनरल पब्लिक पेनलाइज होती है। एक बंदा जो लेट्स से ही सेविंग अप फॉर अ हाउस या ही सेविंग अप फॉर अ कार, ठीक, वो पैसे जमा कर रहा है, और उस जो जमा हुआ हुआ पैसा है वो अपनी जगह रह नहीं रहा, इट इज लूजिंग वैल्यू। तो आज जो गाड़ी वो 10 लाख की खरीद सकता था, वो जितनी देर में 10 लाख जमा करेगा उतनी देर में वो गाड़ी 20 लाख की हो जाएगी, राइट? तो इन्फ्लेशन हर्ट्स द जनरल पब्लिक। लेकिन ज़कात से क्या होता है कि it doesn't hurt everyone, it hurts you if you hoard wealth, right? So it is a very smart alternative to the problem that inflation is trying to solve. ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ज़कात at its basically ज़कात क्या करती है कि it forces you to put money into things that actually take the market forward as opposed to static things. I'll give you an example. प्रॉपर्टी पे अगर आप कोई प्लॉट श्लॉट या कोई घर खरीद के रख लें जो आपके यूज में ना हो, उस पे आपको ज़कात पड़ती है, ठीक? क्यों? इफ यू लुक एट, मतलब चलो क्यों में नहीं जाता मैं क्योंकि वो फिक्स की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी क्यों उस पर पड़ती है, क्यों किस चीज़ पे नहीं पड़ती। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग दिस सिस्टम। क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे ज़कात पड़ती है, इफ यू लुक एट अ मैक्रो इकोनॉमिक स्केल ना, प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट डज नॉट हेल्प द इकोनॉमी मच, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली जस्ट होर्डिंग। ठीक है, वो प्रॉपर्टी एक जगह पे रुकी हुई है, ना वो उस तरह से कोई जॉब्स क्रिएट कर रही है, ना वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, वो एक जगह पड़ी हुई है बस। द बेस्ट यू कैन डू इज कि आपने किसी को रेंट पे दी हुई है, जो कि अगेन यूर जस्ट गेनिंग मनी आउट ऑफ इट, उससे और कुछ हो नहीं रहा, राइट? तो what Islam actually encourages, what zakat actually encourages is कि आप पैसा डालो into the business market। उससे क्या होगा कि there will be jobs created, there will be an income cycle created कि आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो, now he needs to, जो भी आपसे कमा रहा है, आपसे आपको, आप जिसको भी आपने एम्प्लॉय किया, आपका एम्प्लॉय जो भी है, उसको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, वो जाके मार्केट में और खर्च करेगा, अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करेगा, वो पैसा सर्कुलेट करता रहेगा, राइट? This is why, yeah, not why, but this is one of the benefits of zakat, or zakat, interestingly enough, is not charged on business assets. आपने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, फैक्ट्री की मशीनरी है, फैक्ट्री की ज़मीन है, फैक्ट्री की चीज़ें हैं, उस पर ज़कात नहीं चार्ज होती। ज़कात बिजनेस में सिर्फ उस चीज़ पे चार्ज होती है जो आपने कोई, लेट्स से ट्रेड के लिए आपने कोई माल खरीद के रखा हुआ है, और वो 1 साल तक रखा हुआ है, वो बिक नहीं रहा, तो उस पे ज़कात लगती है। उसके अलावा बिजनेस किसी चीज़ पे ज़कात नहीं लगती। I never actually understood committee concept in traditional culture of Pakistan. Is it same as takaful? No, it is not same as takaful. Actually मुझे तकाफुल बात करनी चाहिए थी पहले। Let's put ज़कात away for a while. मैं पहले तकाफुल explain करता हूँ। How तकाफुल works is कि a group of people come together. Let's say car owners, ठीक है, 100 लोग जिनके पास गाड़ियाँ हैं, they come together, ठीक, और वो, अच्छा लेट मी, इससे पहले मुझे कन्वेंशनल इंश्योरेंस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हाउ डज इंश्योरेंस वर्क? इंश्योरेंस इज कि मेरा गाड़ी ऑपरेट करने का एक रिस्क है ना, कि गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, मेरी गाड़ी से किसी को चोट लग सकती है। अगर वो होता है तो उसका एक्सपेंस, मतलब क्योंकि मैं ओनर हूँ तो मेरे ऊपर आता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रिस्क को, आई सेल दिस रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी, कि अगर कुछ होगा तो आप पे करोगे इसको, ठीक है? एंड आई गिव दैट इंश्योरेंस कंपनी अ मंथली पेमेंट फॉर दिस रिस्क। तो मैंने क्या बेचा है? मैंने रिस्क बेचा है, राइट? अब रिस्क इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कोमोडिफाई इस्लामिकली स्पीकिंग। रिस्क बेचना इज रॉन्ग।
क्योंकि दिस इज अनसर्टनिटी, दिस इज गरर। ठीक। अब तकाफुल का क्या कॉन्सेप्ट है? तकाफुल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से हम 100 कार ओनर्स हैं। इट्स अ बिग फ्रॉड इन द वेस्ट, यस। इंश्योरेंस मतलब स्ट्रक्चरल क्रिटिक्स असाइड कि चलता किस तरह नहीं है और उसमें क्या फ्रॉड करते हैं क्या नहीं करते, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेस कॉन्सेप्ट एज वेल ना। अगर बिल्कुल सही भी चलता हो, फ्रॉड ना भी करता हो, तो भी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग रिस्क इज नॉट परमिटेड इन इस्लाम। ठीक। अब तकाफुल पे आते हैं। तो तकाफुल पे लेट्स से हम 100 कार ओनर्स हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, गाड़ी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी का कोई इस तरह का बड़ा खर्चा आ गया, राइट। तो वी पूल इन आवर मनी, ठीक है। हम हर महीने हम एक पूल बनाते हैं पैसे का, और उसमें अपनी पेमेंट्स करते रहते हैं ताकि वो पूल एक एक पड़ा हो ना, एक इमरजेंसी फंड पड़ा हो, ठीक। और एक फंड मैनेजर हम हायर कर लेते हैं उस पूल के लिए। अब इस फंड मैनेजर का क्या काम है? इसके दो काम है। इसका पहला काम ये है कि इसने हमारे इस पूल ऑफ मनी को इन्वेस्ट करना है इन डिफरेंट चीज़ें, ताकि ये पैसा बढ़ सके, ठीक है, पैसा पड़ा ना रह जाए। और वंस ये पैसा एक कंसिडरेबल अमाउंट पे आ जाए, तो दूसरा काम उसका ये है कि अब अगर हम में से किसी की भी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है, कोई कोई इंजर हो जाता है हमारी गाड़ी से, हमें उसके मेडिकल बिल्स पे ऑफ करने पड़ते हैं, इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है जो कि उस गाड़ी पे एक क्या कहते हैं, कॉस्ट इनकर करता है, राइट। तो फिर क्या करेंगे कि ये जो पूल है, इसमें से सबने अग्री किया हुआ है कि ये बेसिकली इन इन कंडीशंस में अगर किसी की कोई कॉस्ट आती है, तो इस पूल में से एज सदका उसकी हेल्प की जाएगी। ठीक। दिस इज अ प्री अग्रीड फॉर्म ऑफ सदका कि हम सब इसको पूल करें, राइट। किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी सॉर्ट ऑफ एक एप्लीकेशन कह लो या अपना एक रिक्वेस्ट फंड मैनेजर को देगा कि देखो ये इंसिडेंट हुआ है, ये हमने एग्री किया था कि अगर ऐसा होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है और मेरी गाड़ी का इतना डैमेज हो जाता है, तो मुझे वो रिपेयर करने के लिए इतने पैसे चाहिए, तो वो उस पूल में से एज सदका उसको दे दिए जाएंगे, राइट। तो ये हो गया तकाफुल का बेसिक कॉन्सेप्ट। यस दिल। So I had to ask कि how is this concept structurally different from conventional insurance? क्योंकि वहां पर भी तो कुछ इसी तरह का हो रहा है ना कि आप पेमेंट दे रहे होने और वो अपने पास रख रहे हैं और एक्स वाई जी एरियाज के साथ वो सरप्लस कमा रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं और फिर उनके भी मैनेजिंग टीम है और वो फिर आपको इन अकॉर्डेंस टू व्हाट इज हैपनिंग on the very conditions वो आपको दे रहे, तो how is it different structurally from what Islam says? अच्छा देखो, अव्वल तो ये कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इज बाय डेफिनेशन यू सेलिंग रिस्क, ठीक है। उसमें कुछ मतलब दिस इज नॉट अ हिडन पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वर्डिंग ये है कि मेरा एक्सीडेंटल रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी खरीद रही है मुझसे, राइट। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि तकाफुल क्या करता है? तकाफुल इज बेसिकली यू एंड मी कमिंग टुगेदर एंड सेइंग कि देखो, तुम हर महीने इस जार में 100 रुपए डालो, मैं इस महीने इस जार में 100 रुपए डालता हूँ। अगर हम में से कोई भी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ और उसकी गाड़ी का इतना खर्चा निकल आया रिपेयर का, तो बाकी सबकी तरफ से जो जो इस जार में पैसे डाल रहे हैं ना, उनकी तरफ से ये इस बंदे को सदका चला जाएगा अपनी गाड़ी रिपेयर करने। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो देर इज नो बाय, अच्छा देखो, क्योंकि एक तो देर इज नो पेरेंट कंपनी जो रिस्क खरीद रही हो, ठीक है। इट इज जस्ट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ये पैसा जो आ रहा है ये कोलैबोरेशन से आ रहा है। जो इंश्योरेंस में क्या होता है कि दैट पेरेंट कंपनी ओन्स द वेल्थ दैट यू गिव इट। उसके पास एनी प्रॉफिट्स दैट आर मेड फ्रॉम, अच्छा एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस, इंश्योरेंस में आपने पैसे दिए, वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास हैं, वो उसको इन्वेस्ट करेगी, वो उसमें से प्रॉफिट्स कमाएगी। उसका प्रॉफिट इज ओनली फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई भी कोई क्लेम नहीं करता, लेट्स से सबने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए डाले इंश्योरेंस फंड में, ठीक। इंश्योरेंस में टोटल क्लेम हुए कोई 50 लाख रुपए, ठीक है। तो वो क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने पे आउट कर दिए। इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसे, वो जो 1 करोड़ का फंड था उसको इन्वेस्ट किया हुआ था, उसमें से लेट से 10 लाख रुपए और आ गए, ठीक। तो 1 करोड़ प्लस 10 लाख माइनस 50 लाख, दिस इज 60 लाख,
इन द फंड नाउ। अब ये जो पैसा है ये किसका है? ये इंश्योरेंस कंपनी का है। यू डू नॉट गेट इट बैक। आपकी इंश्योरेंस पेमेंट रिड्यूस नहीं होती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इंश्योरेंस कंपनी उस इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाए या ना कमाए। ठीक, यू डू नॉट ओन दैट मनी। तकाफुल में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है ना, ही इज बेसिकली योर एम्प्लॉई। ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट वेल्थ, ही इज जस्ट मैनेजिंग दैट वेल्थ। तो वो उसको जहां भी इन्वेस्ट करता है, जहां भी उससे सरप्लस कमाता है, वो इन्वेस्टमेंट जब वापस आती है तो इट इज या तो इक्वली डिवाइडेड अमंगस्ट जो पे ऑफ, जो मतलब तकाफुल में उन्होंने खरीदा हुआ है तकाफुल इंश्योरेंस को, या फिर उनकी मंथली पेमेंट्स रिड्यूस करने के लिए यूज होती है वो। राइट, तो बिकॉज यू ओन दैट मनी, आपका पॉट है ना वो जिसमें पैसे डाले जा रहे हैं, तो उसको, हाँ, दे यूज बेसिक फी फॉर मैनेजमेंट रादर इंटरेस्ट विच इज, उनको बेसिकली वो क्योंकि आपके एम्प्लॉइज हैं जो फंड मैनेजर है, तो उसको आप एक सेट अमाउंट, एक सैलरी देते हो उसको कि ये आपका पैसा है, लेकिन यू डू नॉट गेट अ शेयर इन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तकाफुल। ठीक, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसमें स्कॉलर्स इख्तलाफ करते हैं कि भाई दिस इज वेरी क्लोज टू ट्रेडिशनल इंश्योरेंस या वट एवर, बट एट इट्स कोर, एट द वेरी बेसिक लेवल, जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट है, वो प्योरली प्रोहिबिटेड नहीं, उसमें गुंजाइश है, उसको आप सही कर सकते हो। ठीक, तो दैट इज दैट। एनी क्वेश्चन सो फार बिफोर वी मूव टू ज़कात और वो सारी चीज़ें? तकाफुल समझ आ गया? पक्की बात, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो। यस जिले। अच्छा, इंश्योरेंस के यू सेड दैट देयर इज अ रिटन पॉइंट कि जी आप अपना जो रिस्क है वो बेच रहे हैं। तो in takaful, although we don't explicitly say it out or write it down maybe, like in practically it's the same thing in a different way. So अच्छा, होता क्या है इंश्योरेंस में? द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे यू वट एवर दे हैव क्लेम्ड टू पे यू ना, वो उसमें से पीछे नहीं हट सकते। मतलब लेट्स से अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज इज फॉर 100,000 और ये प्रूव हो जाता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है दिस वाज, मतलब इसमें आपका पे आउट बनता है, ऐसा नहीं आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें कुछ नहीं था, राइटफुली आपका पे आउट बनता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हैज नो राइट टू से कि हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसा देना ही देना है, वो 100 के जो आपकी इंश्योरेंस कवरेज थी वो तो देनी ही देनी है 100%। ठीक, तकाफुल में क्या है, लेट्स से आपने, जो अभी इस्लामाबाद में लास्ट ईयर ओले पड़े थे ना, याद है? अच्छा, अब लेट्स से इस्लामाबाद के कार ओनर्स ने सबने एक तकाफुल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, उस तकाफुल फंड में टोटल पैसे हो गए थे 10 करोड़ रुपए। ठीक, अब लेट्स से जब वो ओले पड़े तो जितनी गाड़ियां थी सबकी विंडशील्ड्स टूट गई। अब अगर सब क्लेम करते हैं तो सबको वो टोटल पे आउट जो है वो 10 करोड़ रुपए जो है वो सब में आप डिवाइड करोगे तो किसी की भी कॉस्ट पूरी नहीं होगी। बेशक अगर सिर्फ आप क्लेम करते, बाकी सबका इशू ना होता, सिर्फ आप क्लेम करते, तो आपको इतने पैसे मिल जाते कि आपका इशू कवर हो जाता, या आपकी जितनी भी वो टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस थी ना वो पूरी हो जाती। लेकिन क्योंकि एक शेयर्ड फंड है, बेसिकली सदका बेसिस पे चल रहा है ना, हम सब ने पैसे जमा किए हुए, जिस जिसको जरूरत होगी हम उसको सदका कर देंगे। तो अगर वो पॉट ही खाली हो जाता है तो उसमें से आप सदका नहीं कर सकते। तो बेसिकली रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ, रिस्क फिर भी आपका ही है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ कम्युनल गुड थिंग कि भाई हम सब ने एक जगह पैसे जमा किए हुए, जिसको भी जरूरत पड़ती है हम उसको सदका कर देते हैं। इट इज दैट सॉर्ट कॉन्सेप्ट उसके पीछे सदका वाला है। वॉलंटरी इन द सेंस कि आपने जिस टाइम पे साइन अप किया उस टाइम पे तो वॉलंटरी है ना, नो वन मेड यू साइन तकाफुल इंश्योरेंस। लेकिन अब आपने अग्री किया हुआ है कि देखो ये अगर इश्यूज होते हैं ना, तो लेट्स से अगर हमने ये अग्री किया है
कि किसी की गाड़ी एक्सीडेंट में होती है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, तो फिर उसको पे आउट किया जाएगा। अगर किसी एक्सीडेंट में ऐसा होता है जिसमें उसकी गलती नहीं होती और कोई इंजर हो जाता है, तो उसके मेडिकल बिल्स इस फंड में से पे ऑफ होंगे। लेकिन अगर उसकी अपनी गलती होती है तो फिर पे आउट नहीं होगा। ठीक, अब ये हमने मिलकर डिसाइड कर लिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा बोले, मतलब लेट्स से जब किसी का एक्सीडेंट हो तो चार बंदे मान जाएंगे हाँ ठीक है इसको पे कर देते हैं, एक बंदा बोले नहीं इसको पे नहीं करेंगे, मेरी इससे अच्छी टर्म्स नहीं है। तो दैट वुड बिकम प्रॉब्लमैटिक ना, मतलब खास तौर पे जब तकाफुल फंड्स आर स्पैनिंग हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इसलिए वॉलंटरी इन द सेंस कि यू कैन वॉलंटरली साइन अप और साइन आउट ऑफ इट, लेकिन वंस यू साइंड अप तो फिर वो फंड मैनेजर का बेसिकली अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करता है कि ये केस क्वालिफाई करता है या नहीं करता, राइट? तो वॉलंटरी नॉट ऑन द माइक्रो सेंस बट वॉलंटरी इन द मैक्रो सेंस। क्लियर? Good. Any other questions about takaful or insurance or anything related to this? Okay, moving forward. अब हम बात कर रहे थे ज़कात की। तो ज़कात क्या करती है कि एक तो होर्डिंग डिस्करेज करती है, टॉकिंग मैक्रो लेवल पे ना, या इवन माइक्रो लेवल पे होर्डिंग तो दोनों साइड पे ही वो करती है। दूसरी बात ये कि ज़कात एक चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में, इसको कहते हैं MPC। इट्स कॉल्ड money, wait let me google it, MPC economics, marginal propensity to consume, right? क्या मतलब क्या है इस बात का? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये है कि हाउ लाइकली आर यू टू स्पेंड दिस मनी इन द मार्केट। ठीक, आप अगर एक लो या मिडिल क्लास फैमिली को, मिडिल इनकम फैमिली को लाख रुपए देते हो, तो दे हैव अ वेरी हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज़ वेरी लाइकली कि दे विल यूज इट टू बाय फूड, टू बाय नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अपना बिजली का बिल पे करेंगे, गैस का बिल पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, गाड़ी का फ्यूल पे करेंगे, मार्केट में जाएगा ये पैसा। एज अपोज टू इफ यू गिव दैट 1 लाख रुपी या इवन मोर मनी टू अ मिलियनर और अ बिलियनर, वो क्या करेंगे? वो इसको प्रॉपर्टी मार्केट में डाल देंगे, वो किसी सेविंग्स अकाउंट में डाल देंगे, वो किसी हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, राइट? दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मिनिमाइज रिस्क ऑन दैट। इट बी डैम्ड कि उस पैसे से इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, राइट? इस बात से फर्क तो वैसे मिडिल इनकम फैमिली को भी नहीं पड़ता, लेकिन दे कांट अफोर्ड टू पुट इट इन द सॉर्ट ऑफ स्टैटिक एसेट्स जो बिलियनर्स उसमें डालते हैं, राइट? तो ज़कात क्या करता है? सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द मनी इज फ्रॉम लेबरर्स एंड सैलरीड स्टाफ। मोस्ट ऑफ व्हाट मनी इन द इकोनॉमी? यस, मोस्ट ऑफ द मनी इन द सेंस कि देखो, आज जब एक लोअर क्लास सैलरीड बंदे के पास उसकी सैलरी आती है, उसने क्या करना होता है? उसने रेंट पे करना होता है, उसने बिजली का बिल पे करना होता है, उसने गैस का बिल पे करना होता है, उसने ग्रोसरी खरीदनी होती है, उसने गोश्त वाले को, दूध वाले को, सब्जी वाले को, उसने इन सारी चीज़ों में पैसे डालने होते हैं। एज अपोज टू जब एक बिलियनर के पास पैसे आते हैं, तो उसके लिए तो ये चीज़ें इतनी छोटी हैं कि वो पैसा इनमें डायरेक्टली डालता ही नहीं है, राइट? वो पैसा डालता है रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, सुकूक्स में, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में, जो उसको सेफ रिटर्न देंगी। इट डजेंट मैटर कि वो इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ करती है, राइट? तो इसलिए व्हाट ज़कात डज इज एट द सेम टाइम इट डिस्करेजेस द टॉप लॉट, आपकी फाइनेंशियल एलीट जो है उसको डिस्करेज करती है फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट्स। एंड वो पैसा रिसर्कुलेट किधर होता है? वो पैसा रिसर्कुलेट होता है पुअर में, राइट? नीडी में, बॉटम क्लास में। उनमें जब पैसा जाता है तो इट ऑटोमेटिकली सर्कुलेट्स, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू कीप इट स्टैटिक इन रियल एस्टेट या इन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उनके पास खाने के पैसे नहीं, उनको पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं,
right? तो this is the concept of MPC in economy, in economics, marginal propensity to consume. तो ज़कात सबसे ज़्यादा उसको पड़ती है जिसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सबसे कम होती है, और उसको नहीं पड़ती जिसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम ऑलमोस्ट 100% होती है, क्योंकि वो रही हैंड टू माउथ रहा होता है जिसकी एमपीसी 1 है, राइट? जिसकी 100% एमपीसी है वो तो हैंड टू माउथ रह रहा है, उसके पास पैसा है ही नहीं स्पेयर करने के लिए, वो कैसे रखेगा उसको एक साल तक उसको ज़कात पे करने के लिए? ठीक। फिर लिक्विडिटी ट्रैप ही डिस्कस कर लिया। तो मोर लेस ओवरऑल हमने ज़कात पे डिस्कस कर लिया कि अच्छा ये तो चीज़ें हो गई इकोनॉमिक्स की। देयर आर अ फ्यू स्पिरिचुअल बेनिफिट्स टू एज वेल, कि ज़कात आपके दिल से ना माल की मोहब्बत ज़रा से निकालता है। अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पे चला जाएगा, बट डिस्कस कर लेनी चाहिए चीज़ें। इट मेक्स यू मोर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन सदका एंड उस तरह की चीज़ें। ज़कात इज़ नॉट द एंड ऑल बी ऑल। आपको मैं बताऊँ, आपको शायद सुन के अजीब लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ज़कात नहीं दी, नॉट वंस। पैसा कभी था ही नहीं इतना, इतनी वेल्थ कभी थी ही नहीं एक साथ कि ज़कात देनी पड़े। जो आता था हाथ के हाथ निकल जाता था, फिर बचता ही नहीं था। तो ज़कात देना इज नॉट कि ओ मैंने कोई इतना अच्छा काम कर लिया कि मैंने ज़कात दे दी। ज़कात इज द वेरी बेयर मिनिमम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। एक हदीस का मफहूम ये भी आता है कि तुम्हारे माल में ज़कात के सिवा भी हक है, राइट? मतलब ज़कात देने के बाद भी ये ना समझा जाए कि मेरे माल में मेरा हक अदा हो गया, नहीं। ठीक है, इन अ वेरी स्ट्रिक्ट लीगल सेंस आपकी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, आपसे बाय फोर्स कुछ और लिया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई। ठीक। इज जक़ात ओनली ऑन मनी? जक़ात इज ऑन मनी, इट इज ऑन गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, इट इज ऑन बिजनेस गुड्स दैट आर, मतलब बिजनेस गुड्स जो ट्रेड के लिए हैं, दैट हैव बीन सिटिंग फॉर ओवर अ ईयर। इट इज ऑन क्या कहते हैं, और किस पे होते हैं जक़ात? देयर आई थिंक हैंडफुल ऑफ अदर थिंग्स इन पे होती है, बट मेनली इस तरह की चीज़ें जो लाइक एक्चुअल मनी स्टोर्स है ना, या तो डायरेक्ट करेंसी हो गई, या मतलब गोल्ड सिल्वर हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, उन पे होती है ज़कात। हाउ डज बिजनेस गुड्स आर गिवन एज ज़कात? उनकी मॉनेटरी वैल्यू के अगेंस्ट दी जाती है। सेम विद रियल एस्टेट। अब आप अपने प्लॉट का 2.5% हिस्सा निकाल के तो नहीं दे सकते ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट आप ज़कात पे करते हैं। सेम विद गोल्ड एंड सिल्वर, हम अपनी जब ज़कात ज्वेलरी पे इस पे भी देते हैं तो उसकी वैल्यू के अगेंस्ट देते हैं, ना कि हम, मतलब दी जा सकता है, गोल्ड में भी दी जा सकती है, बट इट्स जस्ट अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ना, किस तरह दोगे, क्या करोगे। तो देयर इज दैट। ऑल्सो ऑन एनिमल्स, उसको ज़कात नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? एनिमल्स पे उसकी टर्म अलग है, मेरे जहन से निकल गई है। उसकी टर्म अलग है, उसकी कैलकुलेशन भी अलग है, कि इतने पीसेस ऑफ कैटल, मतलब इतने बकरों पे एक बकरा देना है, और इतने गाय पे या इतने ऊंट पे एक ये देना है, उसकी कुछ काउंटिंग है। उसको ज़कात नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं, बट इट फॉल्स इन द सेम हेड। ज़कात अल अनम कहते हैं, अनाम कहते हैं, आई डाउट, पता नहीं, वैसे मुझे अरसा हो गया पढ़े हुए। ज़कात ऑन एनिमल्स, खैर बिल्कुल नाम लिखवा नहीं आ रहा, तो हो सकता है ज़कात अल अनाम ही कहते हैं। तो इसमें ये है कि भाई अगर आपके पास शीप्स और गोट्स हैं, तो इफ़ यू हैव 40 शीप्स और गोट्स, यू विल 40 to 120 में आप एक शीप या गोट दोगे ज़कात में, 121 से 200 में आप दो दोगे, और 201 to 300 में आप थ्री दोगे, और 300 से ऊपर जितनी भी हैं, यू विल गिव वन एडिशनल एनिमल फॉर एवरी 100। काउज एंड बफलोज में ये है कि 30 to 39 में एक 1 साल का बछड़ा,
40 to 51 में एक 2 साल का बछड़ा, 2 साल की गाय या भैंस। 60 to 69 में 2 साल का एक बछड़ा, नहीं, ये 2 साल, दो 1 साल के बछड़े। तो खैर इसकी इस तरह की कैलकुलेशन है, राइट। इसमें एक पूरी साइंस है कि इसमें इतना, ठीक। बट इन पे भी लगती है। इफ यू कीपिंग कैटल फॉर मोर देन अ ईयर तो उस पे लगेगी। फिर उशर, जो आपके कल्टीवेशन वाले उसमें लगता है। आप अगर क्रॉप्स ग्रो करते हो तो उसके हार्वेस्ट में से इतना परसेंटेज उसको जाती है एज उशर। या उशर, और दूसरा क्या होता है? उशर इज फॉर इरिगेटेड लैंड आई थिंक। और अनदर जो दूसरी टर्म होती है वो शायद नॉन इरिगेटेड की, तो इस तरह की कहानी है उसकी। बट खैर, बकात बट जक़ात shouldn't be on daily use business goods like desk, building, machinery. No, इन चीज़ों पे नहीं होगी। जो आपके बिजनेस के एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, बिजनेस की मशीनरी हो गई, बिजनेस का फर्नीचर हो गया, बिजनेस का ऑफिस हो गया, इन चीज़ों पे नहीं होगी। बिजनेस में से सिर्फ एक चीज़ पे, आपके कोई ट्रेड गुड्स हैं, राइट। आप कोई चीज़ बनाते हैं बेचने के लिए, या आप कोई चीज़ कहीं से खरीदते हैं और फिर कहीं बेचते हैं। अगर वो चीज़ आपके पास 1 साल के लिए पड़ी हुई है, वो बिक नहीं रही, कहीं मूव नहीं हो रही, 1 साल के लिए स्टैटिक पड़ी हुई है, तो फिर उस पे आप वो करेंगे, उस पे आप ज़कात पे करेंगे। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि लोग लूप होल्स ना ढूंढ लें ज़कात में, कि अपने बिजनेस के नाम पे एसेट्स खरीद के रख लें, मतलब गोल्ड खरीद के रख लें। अब अगर आपका बिजनेस गोल्ड ट्रेड करता है और आपने गोल्ड खरीद कर रखा हुआ है और आप उसको ना बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिजनेस एसेट है, बस ज़कात भी नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, राइट। बिजनेस का एसेट, जो चीज़ यूज होती है उस पर ज़कात नहीं दी जाती, या जो चीज़ बिक जाती है उस पर ज़कात नहीं दी जाती। अगर पड़ी हुई है 1 साल से ऊपर, उस पर ज़कात लगेगी। ठीक हो गया? फिनिश्ड गुड्स फॉल अंडर द सेम थिंग, यस। ओके, ये तो हो गई ज़कात। अब लेट्स मूव टू औकाफ। औकाफ जमा है वक्फ की, ठीक। लेट मी एक्सप्लेन कि एक्चुअली वक्फ पे जाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन खिराज टू यू गाइस। खिराज इज मोर इम्पोर्टेंट। खिराज का कॉन्सेप्ट असल में है एक इज्तिहाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की, ठीक। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में, जब द इस्लामिक स्टेट एक्सपैंडेड अलॉट, बहुत सारी फतूहात हुई, बहुत सारा नया एरिया खिलाफत इस्लाम के अंडर आ गया, ठीक। तो अब ये डिस्कशन शुरू हुई कि ये लैंड जाएगा किधर, ये किसकी ओनरशिप में आएगा, क्या होगा इसका, राइट। तो जो अ, मतलब मुजाहिदीन थे, जो मुस्लिम आर्मी का पार्ट थे, जो लड़ रहे थे, उनमें मतलब उनमें से एक मेजॉरिटी लेड बाय हजरत बिलाल इब्न रबा, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनका ये ओपिनियन था कि भाई ये माल गनीमत है और ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंगस्ट दी सोल्जर्स, जिस तरह कुरान का हुक्म है कि भाई इतना हिस्सा माल गनीमत का इनका होता है, मुजाहिदीन का होता है। लेकिन हजरत उमर वाज थिंकिंग कि यार, अगर मैंने ये इतने बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड, मतलब हजरत उमर के दौर से पहले इस्लाम वाज मोर और लेस जस्ट इन द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक। तो उमर के दौर में इट एक्सपैंडेड अ लॉट, इजिप्ट वाली साइड पर चला गया, एक अच्छा बड़ा लेवेंटाइन रीजन पूरा आपने वो कर लिया, कॉन्कर कर लिया। ईस्ट साइड पे आपने बहुत एक्सपैंड कर लिया। अब अगर ये एरिया मुस्लिम फौजियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मुस्लिम फौजी विल स्टॉप बीइंग फौजी ना। बिकॉज फौजी क्या लड़ेगा जिसने इतना बड़ा लैंड मैनेज करना है और उसकी सारे देखभाल करनी है, मतलब इतना बड़ा लैंड ओनर, फौजी लैंड ओनर हो गया, तो फिर तो क्या ही वो फोकस करेगा लड़ने पे, जंग में। तो होगा कि वापस आऊँ, यहाँ पे कुछ उगाऊँ, या यहाँ पे कुछ घर बनाऊँ, या कुछ करूँ, राइट। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा कि ये एक, मतलब मुस्लिम उम्मत फिर कहाँ से वो करेगी, अर्न करेगी, और जो स्टेट है उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वो कैसे चलेगी, वो लोगों का ख्याल कैसे रखेगी। इसमें बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन और एक पूरी शूरा बैठी इस पे।
सीनियर सहाबा की और एडवाइजर्स की, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये लैंड जो है दैट मुस्लिम्स हैव कॉन्कर्ड बाय फोर्स, दिस बिलोंग्स टू द उम्मा एज अ होल। ठीक, ये वक्फ है बेसिकली पूरी उम्मत के लिए। और इस पे अब कोई घर बनाएगा या इस पे कोई कुछ उगाएगा, जो भी करेगा, इस पर कोई भी काम करेगा, तो वो इसके यूजेज के लिए रेंट पे करेगा स्टेट को, और स्टेट उसको फिर यूज करेगी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और सब के लिए। ठीक, ये एक इज्तिहाद था। इज्तिहाद पता है क्या होता है? नहीं पता? इज्तिहाद होता है किसी का किसी ऐसा कोई ऐसा मामला जिसमें कुरान या हदीस की कोई बहुत एक्सप्लिसिट गाइडेंस ना हो कि इसमें ये होना चाहिए, तो उसमें किसी अहले इल्म का एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कह लो, या एक बेसिकली एक डिसीजन जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं थी, बट कि उनका डिसीजन था कि उनका एक नए इशू में उनकी एक नई रूलिंग थी, राइट? उसको कहते हैं इज्तिहाद। उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन थी ना, क्योंकि इसमें हदीस कुछ नहीं कहती थी इस बारे में, कुरान भी कुछ नहीं कहता था, अब ढूंढना पड़ा कोई आंसर, तो दैट वाज इज्तिहाद। तो वो उन्होंने इज्तिहाद इसमें किया कि ये जो होगा, ये लैंड मुस्लिम उम्मत के लिए वक्फ है, और इस पे जो भी कुछ उगाएगा, इसको यूज करेगा फॉर एनी रीजन, वो रेंट पे करेगा। उस रेंट को क्या कहेंगे? उसको खिराज कहेंगे। दैट इज कॉल्ड खिराज। और जो चीज, अच्छा, अब ये वक्फ के कॉन्सेप्ट में जनरली भी आ जाती है और इस खिराजी ज़मीन के कॉन्सेप्ट में भी आ जाएगी, कि जो चीज़ एक दफ़ा वक्फ हो जाती है वो फॉर एवर एंड एवर, ता क़याम क़यामत वो खिराजी ही रहेगी। ठीक, उस पे कोई और कब्जा कर ले, फिर मुस्लिम उम्मत वापस उसको टेक ओवर करे, उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, वो खिराजी ही रहेगी। ये जिल है। I have like 2 or 3 questions. यस। कि फर्स्ट वन इज कि खराज को क्या हम लाइक इन द मॉडर्न सेंस द वर्ड हम प्रॉपर्टी टैक्स कह के मतलब कह सकते हैं कि इट्स थोड़ा प्रॉपर्टी टैक्स? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स by definition is ताकि the government, the state can fund, basically property tax का concept ये नहीं है कि the state owns this land या someone else owns this land और आप इसको use कर रहे हो। property tax का concept ये है कि आप own करते हो, लेकिन इसमें इस लैंड को यूज करने के लिए आप इस पे जो यूटिलिटीज यूज कर रहे हो, पानी आप घर तक आ रहा है, गैस आप घर तक आ रही है, बिजली आप घर तक आ रही है, रोड्स आप घर तक आ रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस और अपकीप और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट अ वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स यू कुड प्रोबब्ली कॉल इट। हाँ। अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज कि मतलब कंसिडरिंग ऑल दिस मुझे समझ आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन एक्चुअली नेवर ओन अ लैंड, लाइक लिटरली यू कैन नेवर ओन। मिसाल के तौर पे आप अगर कोई लैंड खरीद रहे हैं अंडर एन इस्लामिक स्टेट, तो वो प्लॉट या वो पीस ऑफ लैंड इज एक्चुअली इन अ लिटरल सेंस इट्स नेवर योर्स। नो, ये सिर्फ अप्लाई करता है टू द लैंड्स द मुस्लिम्स कॉन्कर्ड बाय फोर्स। तलवार से जिस चीज़ पे कब्जा किया है उस पे अप्लाई कर, वो चीज़ खराजी है, वो ज़मीन खराजी है। जो लैंड किसी ट्रीटी के उसमें आपके पास आ गया, दैट केम पीसफुली, इस पे कोई लड़ाई नहीं हुई, आपकी आर्मी को नहीं उस पर मार्च करना पड़ा, उस पर अप्लाई नहीं करता, दैट रिमेन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि जो जिसको कॉन्कर किया जाता है उस जमीन यस, पे अगर आप जमीन खरीदे हैं दैट इज एक्चुअली नेवर योर्स। उस पर आप ज़मीन खरीद ही नहीं रहे, उस पर आप वो ज़मीन बेची नहीं जाती, एट बेस्ट उस पर आपको ज़मीन लीज की जाएगी। सो व्हाट इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन दीस? लीज लीज से बेसिकली क्या रेंट मुराद ना, है? कि आपको ये पे करना है फॉर, लेट्स से आपने लीज लीज और रेंट में से फर्क ये होता है कि रेंट इज यूजुअली शॉर्टर टर्म, लीज इज यूजुअली लॉन्गर टर्म। तो लीज का ये है कि मैंने एक दफा पे करके 100 साल के लिए जमीन ले ली, रेंट का ये है कि मैंने हर महीने पे करना है, बट इट इज स्टिल अ लिमिटेड पीरियड।
इट्स नॉट कि मैंने एक दफा पेमेंट कर दी और बस अब फॉर एवर एंड एवर ये जमीन मेरी है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो दैट मीन्स के मिसाल के तौर पर there's an Islamic state, मिसाल के तौर पर इंशाल्लाह, and I sort of go there and I'm like ये ज़मीन जो हमने कॉन्कर की है, इसमें I cannot buy a literal plot, नहीं। अच्छा, I for example take it on lease maybe for 50 years। अच्छा, उस पे अब जो अ, अच्छा, इज इट कि उसमें ज़कात का कॉन्सेप्ट किसी तरह भी लगता हो, इन दैट सेंस कि मिसाल पर मैं लेके छोड़ दिया ना, शिफ्टेड एल्सवेयर, तो मैंने लीज दी हुई है, तो डज दैट ज़कात का कॉन्सेप्ट अप्लाई इन द सेम मैनर ऑन दैट? ज़कात नहीं लगती क्योंकि आपका है ही नहीं, द प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स। Alright. अच्छा, the last and the final question is कि we know कि embassy is basically a piece of land of another state in your state जिसमें वो abide कर रहे होते हैं, तो अगर that means कि they cannot actually have an actual embassy on a conquered land. अच्छा, ये जो है ना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरनेट मिसनोमर, ये एक्चुअली नहीं है। एन एम्बेसी इज नॉट एक्चुअली सॉवरन लैंड ऑफ अनदर स्टेट। उसको जो प्रोटेक्शंस ऑफर्ड होती हैं, इट इज स्टिल ओन्ड बाय द होस्ट स्टेट। पाकिस्तान में अगर यूएस एम्बेसी है तो उसकी ज़मीन इज स्टिल पाकिस्तानी लैंड, इट इज़ नॉट यूएस लैंड। ठीक है, उसको सिर्फ प्रोटेक्शंस ये ऑफर्ड हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज कैन नॉट एंटर दैट प्रेमिसेस विदाउट द यूएस, मतलब एम्बेसी या जो भी किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, उसके स्टाफ के अप्रूवल के बगैर वी कैन नॉट एंटर। ठीक है, तो इस तरह की प्रोटेक्शन उसको ऑफर्ड होती हैं। बट ये सिर्फ एक कहने वाली बात है, दिस इज नॉट लीगली एक्चुअली। मतलब आप अगर लीगल जो क्या कहते हैं, जो ट्रीटीज हैं दैट दैट गवर्न डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रीटी ऑफ कौन सी है द मेन वन, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन अगर आप उठा के पढ़ें तो उसमें एक्चुअली ये कहीं भी नहीं है कि एन एम्बेसीज लैंड इज बेसिकली फॉरेन लैंड इन आवर सॉइल, ऐसा नहीं है। ओके, तो सो होल पाकिस्तानी लैंड इज खराजी। अगर आप एक्चुअली हिस्ट्री में जाएं तो यस, बट इस्लामिक स्टेट ही नहीं है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पे ज़कात होती है, आई मिस दैट पॉइंट प्रीवियसली। इन्वेस्टमेंट पे ज़कात होती है उन चीज़ों में दैट आर, अच्छा लेट्स से मैं, डिपेंड करता है मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसकी कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ मशीनरी है, कुछ चीज़ें हैं, तो उसका जितना परसेंट ऑफ नेट वर्थ उस कंपनी की, लेट्स से उस कंपनी की नेट वर्थ इज 10 करोड़ रुपए। ठीक है, मैं उस कंपनी का 1% शेयर लेता हूँ। ठीक है, उसका 1% शेयर मुझे पड़ेगा 10 लाख रुपए का। ठीक, 10 लाख रुपए का मैंने उसमें 1% शेयर लिया हुआ है। अब वो 10 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है। उस 10 करोड़ में से लेट से 5 करोड़ की तो उसकी सिर्फ फैक्ट्री का लैंड, उसकी मशीनरी, उसकी व्हीकल्स, उसकी ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उन 5 करोड़ का आप साइड पे कर दें। ठीक, फिर उसकी जो रनिंग कैश फ्लो है, जो एक साल तो रुकता ही, एक साल क्या कुछ भी नहीं रुकता, राइट, उस पर भी नहीं लगती। तो लेकिन अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्कॉलर्स ने एक एस्टिमेशन ये निकाल ली है कि यू कैन जनरली सिंप्लीफाई इट टू 1/3 ऑफ द कंपनीज टोटल वैल्यूएशन इफ यू डू नॉट वांट टू गो इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इट। तो अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो या तो आप डिटेल वो करें, इन्वेस्टिगेट करें कि कितनी उसकी फिक्स्ड एसेट्स हैं और उनकी कितनी वैल्यूएशन बनती है, उसको मेन में से सब्ट्रैक्ट करें और फिर इस वैल्यू पे ज़कात दें। अगर आपको वो नहीं करना तो आप सिंपली उसकी टोटल वैल्यूएशन लें, उसका 1/3 निकालें, उसकी 1/3 पे आपकी ज़कात बनती है। ये एक सिंप्लीफिकेशन है, मतलब इट्स नॉट, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा किसी के भी हार्ड कैश सेटिंग में होता नहीं है, स्टैटिक में किसी भी कंपनी के, वो उसके लिए जस्ट अ मैटर ऑफ लॉस। तो इसलिए ये सिंप्लीफिकेशन निकाली है। ये जिले अच्छा, how is like Pakistani land Karachi when you know we got it from the Mountbatten plan जिसमें proper British Parliament से approval आया था और we had the Radcliffe line और XYZ, तो how is it in that sense, in the practical sense, uh, खिराजी, क्योंकि हमने ये नहीं किया कि we sort of started a मुझे समझ revolution आ गया, जिसमें मुझे हम क्वेश्चन समझ आ गया मुझे हम्म, क्वेश्चन। हम्म, नमीरा ने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था, आई हैव
मतलब आई थिंक कि नमीरा माइट नो द आंसर टू दिस. Namira, do you wanna try your hand at answering this question? कि how is Pakistani land खिराजी? क्योंकि जिले तो ये कह रहा है कि हमें ये माउंटबेटन प्लान से मिला है, तो फिर तो ये हमने लड़के नहीं लिया, फिर खिराजी कैसे है? By the way, anyone has free reign to answer this. General question. मैंने वैसे नाम नमीरा के लिए लिया, but does anyone want to answer this? नहीं? No one. मैंने एक बात की थी कि I thought on the way and the events which led to this occupation, mass was slaughtered. Not quite. The वो basically again वो conditions पूरी नहीं होती उससे. कंडीशन ये है कि एक मुस्लिम स्टेट की इस्लामिक स्टेट की आर्मी हैज टू फाइट एंड कॉन्कर लैंड. ठीक है, ये लैंड कॉन्कर्ड नहीं था इन द शॉर्ट टर्म. मैंने खराज के बारे में भी और इन जनरल वक्फ के बारे में एक बात की थी कि जो चीज़ वक्फ हो जाती है, एनी पीस ऑफ लैंड, एनी एसेट दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वक्फ, वो ता क़याम क़यामत वक्फ रहेगा. उसका स्टेटस चेंज नहीं हो सकता. यू कैन नॉट बाय आउट अ वक्फ, यू कैन नॉट कॉन्कर अ वक्फ, कुछ नहीं हो सकता. आपने लेट्स से किसी गैर मुस्लिम ने मुसलमान उस पे लैंड पे कब्जा कर लिया, वो हजार साल तक उन्होंने कब्जा चलाया, सब किया. Whenever Muslims take back that land, it will return to its status of being waqf. या इन दिस सेंस खिराजी जमीन दोबारा हो जाएगी. वो आपने बाय ट्रीटी वापस लिया, बाय कॉन्करिंग वापस लिया, जो मर्जी लिया, उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा. उसका अंडरलाइंग स्टेटस वंस डिक्लेयर्ड कि ये खिराजी थी, अब ये खिराजी ही रहेगी. समझ आई? तो क्योंकि मुस्लिम्स वंस कॉन्कर्ड दिस लैंड, तो अब फॉर एवर एंड एवर दिस लैंड इज कराची. बीच में चाहे अंग्रेज आए, चाहे अमरीकी आए, चाहे इसराइली आए, जो मर्जी आए, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, फलस्तीन, नॉर्दर्न अरब, एवरीथिंग, जो कुछ मुसलमानों ने बजोर शमशीर फतह किया, वो मुसलमान उम्मत के लिए वक्फ है. दैट इज द स्टेटस ऑफ एवरी लैंड कॉन्कर्ड बाय द मुस्लिम्स नाउअडेज. ठीक. अब उस पे होंगी, ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाई होगी, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी और नेशन स्टेट्स आ गए होंगे, लेकिन अगर मुस्लिम हुकूमत वापस आएगी, इफ एन इस्लामिक स्टेट इज रिवाइव्ड अगेन, तो ये चीज़ें दोबारा वक्फ हो जाएंगी. इनको नो, यू कांट चेंज इट. नॉट फॉर नॉन मुस्लिम्स अंडर इस्लामिक स्टेट. व्हाट डू यू मीन? ओ, वक्फ इन द सेंस, मतलब वक्फ फॉर मुसलमानों का मतलब उम्मत एज अ स्टेट के लिए ना, उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ है. तो उस जो उससे जो भी पैसा आएगा, उसको यू कैन स्पेंड ऑन नॉन मुस्लिम, मतलब वो स्टेट की डिस्क्रेशन है कि वो ओवरऑल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको यूज करेगी. यू कांट यूज इट स्पेसिफिकली फॉर नॉन मुस्लिम्स, कि मतलब आप उनकी चर्चेज या वो चीज़ें नहीं बना सकते उससे, लेकिन इन जनरल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म्स आप उससे कुछ भी डेवलप कर सकते हो. और अगर उसको नॉन मुस्लिम यूज करेंगे तो वो भी वक्त उस पर खराज देंगे, इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग. ठीक. तो ये तो हो गया खराज. अच्छा, खराज से एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्या आता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू आ गया, तो अब उसको कोई वो नहीं कर सकता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी इनकम को टैक्स करने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी को टैक्स करने की, इन चीज़ों को टैक्स करने की. राइट. तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाती हैं. स्टेट का जो वेलफेयर वाला काम है, वो मोर लेस 100% ज़कात से पूरा हो जाता है, और स्टेट का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है, वो खिरात से पूरा हो जाएगा. ठीक. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात खिराज के बारे में. खिराज की जो वैल्यूएशन होती है,
वो पोटेंशियल ऑफ द लैंड पे बेस्ड होती है। ठीक है, दिस इज मोर फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड कि जो आपसे खराज चार्ज होगा वो इस पे नहीं चार्ज होगा कि लेट्स से मैंने एक एग्रीकल्चरल ज़मीन ली हुई है, एक फील्ड लिया हुआ है खराजी ज़मीन का, जिस पे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, कुछ किया जा सकता है। अब मैं उस पे उगाऊं या ना उगाऊं, मुझे उस ज़मीन के पोटेंशियल के मुताबिक चार्ज किया जाएगा कि इस पे ये चीज़ उगाई जा सकती थी, और ये चीज़ उगाने से इतना पैसा आता आपको, तो इतने पैसे में से इतना शेयर इसका बनता है, इसलिए आपने इतना पे करना है। आप उगाएं या ना उगाएं, इससे क्या होगा ऑन अ मैक्रो लेवल, क्या चीज़ इनकरेज होगी और क्या चीज़ डिस्करेज होगी। यस yes, मतलब यू आर ऑब्वियसली भी इनकरेज्ड कि आप इसको उगाएं और मार्केट में लेके आए और थिंग्स वर्क आउट। और जितना ये प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट माफिया है, ये डिस्करेज होगा जो क्या करता है, लैंड खरीद के रखा हुआ है अब इसमें, अब इसको ये यूज नहीं कर रहा, ना इसको बेच रहा है, ना कुछ कर रहा है, सिर्फ इसमें बैठा हुआ है ताकि मार्केट में सप्लाई कम रहे, प्राइसेस ऊपर रहे। दिस इज एन एक्चुअल गेम भाई, जो आपके साथ खेला जा रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान इस खिराजी लैंड क्योंकि एक वक्त में मुसलमान आर्मी ने आके वो किया था ना, कॉन्कर किया था। Pakistan is conquered. Pakistan was not always under Muslim rule. Yes, Zille. अच्छा, मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है कि when you say कि मुसलमान आर्मी ने कॉन्कर किया था, does it specifically refer to the four खलीफास उनके नहीं 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 नहीं। खिलाफत राशिदा के टाइम में, या इस जब सुल्तान्स और किंग्स और एक्सवाइजीज ने आके एम्पायर्स बनाई थी और उस टाइम ये और पाकिस्तान का एरिया उनके अंडर आया था? भाई पाकिस्तान, अच्छा एक पहले तो जनरल बात कर लूँ ना, दिस इज नॉट लिमिटेड टू खिलाफत राशिदा का दौर। जब तक खिलाफत का नाम भी कायम था ना, विच वॉज टिल 1923, तब तक इट काउंट्स के इस्लामिक स्टेट ने जो चीज़ बज़ोर शमशीर वो कर ली, ठीक, उसको आप ऑटोमन एम्पायर बोलें या सल्तनत बोलें या जो मर्जी बोलें, वो काउंट इस्लामिक स्टेट होता है। खलीफतुल मुस्लिमीन काउंट होता था तुर्किश खलीफा जो था, ठीक। तो इट काउंट्स एज खिराजी, जो उन्होंने भी कॉन्कर किया बाय फोर्स, वो खिराजी है, ठीक है। उमैयद्स के टाइम में पाकिस्तान का एक अच्छा पोर्शन, सिंध का एक बड़ा पोर्शन कॉन्कर हुआ है। फिर इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ हिस्ट्री डिफरेंट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान शायद नहीं होता, आई थिंक पंजाब वाले साइड की कुछ एरिया रहता है, और शायद ईस्टर्न बेल्ट में थोड़ा सा एरिया, बट मेजर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान was at one point or another conquered by a Muslim army, ठीक। तो ये तो इसका हो गया, पाकिस्तान की बात हो गई। ये जिले, अच्छा, तो दिस क्लेरिफाइज कि मतलब मुसलमान आर्मी ने अगर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी टाइम कभी भी कॉन्कर किया कि लैंड, दैट हैज टू बी अंडर यू नो द सेम कॉन्सेप्ट। the same what? मेरा नेट बंद हो गया। ओके सॉरी, मेरा नेट का इशू आया था कोई। कैन यू रिपीट प्लीज? अच्छा, आई वाज सेइंग कि मतलब कांट हियर यू, मेरा नेट का इशू आ रहा है।